नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। माता पिता बनने की चाहत हर दंपति में होती है, पर शादी के कई सालों बाद भी जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की अब कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी केस से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसके बारे में। और हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट हमने जोड़ रखी है जो हमें इस पूरे इनफर्टिलिटी के बारे में पूरी जानकारी देगी। उनका नाम भी आपको बताएंगे और उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे। डॉक्टर नलिनी मरहड़िया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है जो हमें पूरी जानकारी देंगी। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इनफर्टिलिटी एक नई तकनीक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। कुछ लोग इसे गूगल पे भी सर्च करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। आपसे जानना चाहते हैं क्या है ये नई तकनीक? इनफर्टिलिटी का इलाज का जो नई तकनीक अभी आई है, बेसिकली है तो बहुत समय से है। बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है वो हम बेसिक वर्कअप करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों का। अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो रूटीन में हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कोशिश करते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कुछ और एडवांस प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लैप्रोहिस्टोस्कोपी की सहायता लेते हैं। उसके बाद हम चाहे तो नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर IUI, और उससे भी अगर लगता है कि नहीं इसमें पॉसिबल सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और शुरू में ही लग रहा है कि बेसिक ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता है तो सीधे हम एडवांस ट्रीटमेंट में जाते हैं। मैम, इनफर्टिलिटी के लिए आपने जो टेक्निक बताई उस टेक्निक का नाम IVF टेक्निक है। इसके बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहते हैं कि आखिर ये तकनीक इतनी ज़्यादा कॉमन इस वक्त क्यों चली है? IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो नेचुरल कंसेप्शन होता है जिसमें कि अंडे और जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर उनकी मीटिंग होती है, ट्यूब में मीटिंग होती है, उसके बाद ब्लास्टोसिस बनता है और वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। अगर किसी भी कारण से ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो पाता है, जैसे किसी के ट्यूब्स ब्लॉक है, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, या किसी को अंडे नहीं बन पा रहे हैं, या किसी मेल फैक्टर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पर्म है ही नहीं, या बहुत ज़्यादा वीक है जो कि फर्टिलाइजेशन की जिसमें संभावना नहीं है, तो इन सब केसेस में हम IVF का सहारा लेते हैं। मैम, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, आज की जनरेशन की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो दंपति होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा एज के बाद अपने करियर पर पूरे फोकस करने के बाद वो बच्चे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनके मन में कन्फ्यूजन भी होता है कि अगर 40 की उम्र तक इससे ज़्यादा वो रुक जाते हैं तो क्या संतान का सुख उन्हें प्राप्त आगे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि शादी की उम्र ही अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। 27, 28, 30 के बाद में शादी के लिए सोचना चालू करते हैं। उसके बाद अभी कैरियर पहले सेटल हो जाए फिर फैमिली के बारे में सोचेंगे। ऐसा करते करते जो मैक्सिमम फर्टिलिटी का जो एज होती है वो बाहर हो जाती है, वो निकल जाती है। उसके बाद जब तक वो प्लान करना चालू करते हैं तब तक काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे बॉडी में जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए समय रहते कैरियर और फैमिली दोनों को प्लान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर लगता है कि इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है तो समय रहते उचित सेंटर का, अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके और फिर कंसल्ट करें तो फिर ज़्यादा समस्या नहीं आती है। मैम, जैसे कि आपने कहा कि दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली को और करियर को भी। मैम, जीरो स्पर्म काउंट, जिसे सामान्य भाषा में शुक्राणुहीनता के नाम से भी जाना जाता है, आपसे समझना चाहते हैं कि अगर ये होता है किसी को तो क्या उसके बाद भी संतान का सुख संभव है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास जीरो स्पर्म काउंट में। जीरो स्पर्म काउंट अगर किसी का है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जीरो क्यों है। या तो स्पर्म बन ही नहीं पा रहा है, या तो स्पर्म बन रहा है वो इजैकुलेट में नहीं आ पा रहा है। अगर बन रहा है और कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है डक्ट में तो उसके कारण से इजैकुलेट में नहीं आ पाता है, उस कंडीशन में भी सेमेन में जीरो दिखता है। उस कंडीशन में हम मेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका कुछ ब्लड टेस्ट होता है, हार्मोनल एसेस होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। उससे एक अंदाज़ा हो जाता है, एक डायग्नोसिस बन जाती है कि हम स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि स्पर्म बन ही नहीं रहा है उस कंडीशन में फिर हमें बैंक का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल मैम, और इस आपसे एक चीज भी समझना चाहेंगे, कई सारी इससे कंफ्यूजन को लेकर के क्वेश्चन है दर्शकों के, लेकिन एक बार दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस वक्त वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी उन्हें अगर वो चाहते हैं तो एक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा इस वक्त नीचे, जिस नंबर पर कॉल करके आप सीधे डॉक्टर से खुद जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। और मैम, एक सवाल ये भी था कि कई बार पेरेंट्स नसबंदी करा लेते हैं क्योंकि उन्हें ये रहता है कि आगे उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, आगे वो बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं। कई बार ये होता है कि बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें एक बेटा चाहिए, एक बेटी चाहिए, तो उनका ये सवाल है कि अगर नसबंदी होने के बाद भी बच्चा चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय होंगे? बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आज ही एक पेशेंट का मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करके आ रही हूँ। उसको 2 बच्चे थे उसके, एक बेटी और एक बेटा। बेटे की 17 ईयर्स की एज में जाकर डेथ हो गई और वो ऑलरेडी 15 साल पहले वो नसबंदी करा चुकी थी।
उसके बाद में अगर बच्चे की डेथ हो गई और वो रोते हुए आए थे कि हमें फिर से बच्चा चाहिए, पेशेंट की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, 40 वर्ष से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में ट्यूब खोलना पॉसिबल नहीं था, मतलब खोलने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, तो उसका हमने IVF से ट्रीटमेंट किया है और अभी उसको ट्विंस प्रेगनेंसी आई है। तो अगर बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, नसबंदी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हार्मोन्स बराबर हैं, तो हम ये कोशिश भी कर सकते हैं कि नस को खोल के हम फिर से उसको कंसेप्शन के लिए एक समय दें। लेकिन अगर ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं और जो ट्यूब में अगर बहुत ज़्यादा खराबी हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है और टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट भी अभी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल मैम, ट्यूब का जिक्र आपने किया, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है। दोनों नस यानी कि ट्यूब अगर बंद है तो क्या इसे खोला जा सकता है, और अगर इसे खोला जा सकता है तो उसके लिए क्या उपाय होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं रिपोर्ट लेके, यूजुअली HSG हुआ रहता है, जिसे कि हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। उसमें अगर ट्यूब बंद दिख रहा है और बाकी ओवरीज और यूट्रस सब कुछ ठीक है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जिसे को दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करके हम अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो कैनुलेशन करके ट्यूब खोल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट का हमने किया है जिसमें कि बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक लेके आते हैं और हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करके ट्यूब खुल जाता है। उसके बाद इवन नेचुरल कंसेप्शन से भी पेशेंट जो है माता पिता बन सकते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि और भी कुछ कंडीशंस एसोसिएटेड हैं, तो ट्यूब अगर खुल गया, इवन एक ट्यूब भी खुल जाता है, तो भी एक IUI बहुत छोटा ट्रीटमेंट होता है जिसके द्वारा कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसको कंसीव करा सकते हैं। मैम, एक शब्द है जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसमें होता है क्या और वो क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ये शब्द है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और इसके क्या लाभ होते हैं? ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर बहुत आप लोग पेशेंट पढ़ के आते हैं, गूगल में देख के आते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली एम्ब्रियो का एक स्टेज है। जब बच्चेदानी में जो इम्प्लांट होता है, मतलब नेचुरल कंसेप्शन में भी जब अंडे और बीज मिलते हैं और जो 5 दिन का जो भ्रूण तैयार हो जाता है, परिपक्व भ्रूण 5 से 6 दिन का, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट होता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होता है। तो IVF में भी हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको। तो अगर कोई पेशेंट का ब्लास्टोसिस बन जाता है, डे 5 डे 6 का मैच्योर भ्रूण तैयार हो जाता है, उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी हम एग पिकअप करते हैं, उससे 5 से 6 दिन के बाद में एम्ब्रियो जो बनता है उसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें अगर डे 3 एम्ब्रियो या डे 2 एम्ब्रियो में हम ट्रांसफ़र करें तो 30-40% चांस होंगे। अगर हम ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं तो इवन 60-70-80% तक चांसेस हो सकते हैं कंसेप्शन के। चलिए, तो कई सारे प्रॉफिट भी हैं इसके। लेकिन मैम, अगर बात करें मार्केट रेट की, तो आज की डेट में मार्केट रेट से ही लोगों में किसी भी तकनीक को लेकर के विश्वास आता है। उनको यही लगता है कि अगर मार्केट रेट सही है तो वो इस तकनीक पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। IVF की बात अगर करें तो अगर इसकी सफलता दर किस तरह आंक सकते हैं हम? जैसा कि मैंने अभी बताया, IVF का जो एक सक्सेस रेट होता है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो 30-40% तक ही होता है। लेकिन IVF का सक्सेस रेट बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे दंपत्ति की उम्र क्या है, ओवेरियन रिजर्व कैसा है। जैसे अगर किसी का ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो गया है, एक के परसेंटेज या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत कम है, तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम होने लगते हैं। अगर कोई अर्ली एज में अगर IVF कर रहा है, जैसे कि मान लो ट्यूब ब्लॉक है और नहीं खुला या ट्यूब डैमेज हो चुका है और उसमें IVF करना पड़ रहा है, एज कम है, तो उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एज हो गई, जैसे 40+ हो गए, 40, 43, 45 में अगर करा रहे हैं, उसमें खुद से प्रयास करें तो फिर थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत ही कम होता है, 5-10%। लेकिन अगर उसमें हम डोनर साइकिल में जाके करते हैं तो उस कंडीशन में भी सक्सेस जो है वो 70-80% तक जाता है। मैम, IVF टेक्निक की अगर बात करें तो कई बार पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आती है, क्योंकि हम सुनते भी यही है कि जब भी IVF टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो ट्विंस ही ज़्यादातर होते हैं। तो क्या इससे कोई कन्फ्यूज़न होता है, क्या ट्विंस ही उससे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। IVF में बेसिकली ट्विंस होने के कारण ये है कि जैसा कि अभी मैंने आपको ब्लास्टोसिस के बारे में बताया, तो कोई भी दंपत्ति जब IVF के लिए आता है तो वो हर किसी का ये कोशिश रहती है कि प्रयास ये रहता है कि वो प्रथम प्रयास में ही कंसीव हो जाए, प्रथम प्रयास में ही 100% सक्सेस हो जाए। तो इसीलिए हम लोग जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं या ब्लास्टोसिस, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। बहुत बार पेशेंट दोनों एम्ब्रियो जो है वो कंसीव हो जाते हैं, दोनों एम्ब्रियो चिपक जाते हैं, तो इसीलिए IVF में जो ट्विंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ट्विंस हो। अगर कोई सिंगल चाहता है तो वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के सिंगल प्रेगनेंसी भी ले सकता है। मैम, एक सवाल मेरा अब खास तौर पर वो भारत से है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के लोग इस तरीके की बातें सोचते हैं। अक्सर जो दंपति होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका ये सवाल होता है कि क्या वो अपने परिवार से स्पर्म डोनर ला सकते हैं? बिल्कुल,
स्पर्म डोनर भी ला सकते हैं और एग डोनर भी ला सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से, पहले तो ऐसा था कि डोनर जो रहता था वो एनोनिमस होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग खुद पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई डोनर लेके आओ, हाँ उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर फीमेल डोनर हम ले रहे हैं तो उसकी एज 30 तक हो, 30 से कम हो तो चांसेस सक्सेस के ज़्यादा अच्छे होते हैं। एटलीस्ट उसका कम से कम एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए जिससे ये पता रहता है कि वो प्रूफ फर्टिलिटी वाली पेशेंट है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसको कि हम उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, हार्मोन ऐसे करते हैं। बस ये है कि उसको डोनर को हमको ART बैंक में रजिस्टर करना होता है और फिर बैंक के थ्रू हम, वैसे ही सेम स्पर्म डोनर के लिए है, स्पर्म डोनर भी हम ले सकते हैं। उनके सारे टेस्ट करते हैं, वायरल मार्कर करते हैं, सेवन एनालिसिस करते हैं और अगर सब कुछ परफेक्ट होता है तो हम एज ए डोनर ले सकते हैं। मैम आजकल का जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कई सारी बीमारियों का जड़ भी यही होता है। जिस तरीके से हम आगे खाते पीते हैं और जिस तरीके से हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल आज की डेट में होती है, से पहले भी डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत सारी बीमारियों के जड़ है यही सब चीजें, इसलिए हमें अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या अनियमितता यानी कि खान पान, गुटखा, पान, तंबाकू का सेवन भी नियत संतान का कारण यहाँ पर हो सकता है? बहुत ज़रूरी, और ख़ास करके हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं जब पेशेंट हमारे पास दंपत्ति आते हैं तो हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों आए पहले कंसल्टेशन के लिए, और बहुत बार जब हम एडिक्शन की हिस्ट्री पूछते हैं तो 70-80% टाइम हमको कुछ ना कुछ एडिक्शन की हिस्ट्री मिलती है। या तो वो गुटखा को एडिक्शन मानते ही नहीं है। कितना पाउच खाते हो पूछने से बोलते हैं नहीं ज़्यादा नहीं, दिन भर में 4-5, बहुत ज़्यादा है। टोबैको है, गुड़ाखू है, सिगरेट स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सारे जो रहते हैं आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। स्पर्म का काउंट कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ख़राब होती है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा गुटखा और तंबाकू यूज़ कर रहा है, इवन फीमेल में भी, तो एग की क्वालिटी, अंदर बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई, सब कुछ ख़राब होता है। और इन सब के साथ साथ जो उनके जनरल हेल्थ पे उस पर असर तो होता ही है। तो हम कहते हैं या तो आप बच्चा बनने के लिए, मतलब बच्चा चाहते हो, माँ बाप बनने के लिए तैयार हो जाओ, बच्चे से प्यार करो, या तो फिर अपने एडिक्शन से प्यार करो। मैम लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे, अगर कोई पेरेंट्स है वो अगर 1 साल में बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो खासतौर पर फीमेल्स को क्या कुछ खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, या कोई ऐसी चीजें आप बताना चाहती है जो खासतौर पर उन्हें खानी चाहिए अगर उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करनी है? प्रेगनेंसी की बात पूछ रहे हो कि डिलीवरी की बात पूछ रहे हो? प्रेगनेंसी डिलीवरी दोनों की। देखिए, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जितना अच्छा नेचुरल हेल्दी डाइट खाएं उतना अच्छा है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा, दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पिए। जैसा कि कल हमने इंटरनेशनल योग डे मनाया, हम कहते हैं कि कम से कम आधा घंटा अपने लिए समय निकालिए योग करने के लिए। एक्सरसाइज जो है वो वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो भी कर सकते हैं उनके लिए, जो भी पॉसिबल है। वेट मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट जो हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा BMI, बहुत ज़्यादा वेट वाले होते हैं। और हेल्दी डाइट में जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट है, दाल है, दूध है, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो मतलब बेकरी आइटम है, मैदा है, शक्कर है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए मैम, सवाल जवाब तो आप सोते रहेंगे और भी कई सारी जानकारियां जो हमें आपसे लेनी है, लेकिन इस वक्त हमारी एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़ गई है भिलाई से, नंदिनी। नंदिनी, क्या जानना चाहती है आप डॉक्टर से? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो IVF की प्रोसेस होती है, क्या उससे महिलाओं की हेल्थ पर बुरा असर भी पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, IVF की जो प्रोसेस होती है उससे महिलाओं की हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम IVF करने जाते हैं तो पहले तो हम उसके जनरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी है, BP है, शुगर है, ओवरवेट है, तो इन सब को पहले हम करेक्ट करते हैं, फिर हम IVF के प्रोसेस में बढ़ते हैं। और IVF का प्रोसेस जो है उसमें कुछ इंजेक्शंस लगते हैं अंडे बनाने के लिए। हाँ, कभी कभी उसके कारण किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन वो सब चीज़ें भी करेक्टेबल रहती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि IVF की दवाइयों से जनरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बहुत बार पेशेंट लोग बोलते हैं कि IVF के बाद वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। IVF के कारण वेट नहीं बढ़ता है। IVF के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, खान पान में बहुत ज़्यादा ऑयली और ये सब चीज़ें खाते हैं, इसलिए वेट गेन होता है। अदरवाइज IVF के कारण जनरल हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं होता है। चलिए नंदिनी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपने सवालों पर हम एक बार फिर से आते हैं। मैम, आपसे ही समझना चाहते हैं लो कॉस्ट IVF टेक्निक क्या होती है? बहुत ज़रूरी सवाल है। बेसिकली IVF का जो स्ट्रेस होता है 2 ही चीज़ों का होता है, एक तो रिजल्ट का और दूसरा होता है फाइनेंशियल। IVF जो लो कॉस्ट IVF होता है, बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, सब में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम एज है, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, तो बेसिकली अंडे बनाने के लिए जो हम 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं वो बहुत महंगे इंजेक्शन होते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का लगा रहे हैं तो मान के चलिए 50-60,000 तो इंजेक्शन का कॉस्ट हो जाता है। तो अगर हम IVF का कॉस्ट देखें तो मोर देन 50% कॉस्ट जो रहता है वो इंजेक्शंस का होता है।
तो कुछ कंडीशन में जिसमें कि ओवेरियन रिजर्व अच्छा है तो उस कंडीशन में हम कुछ कम इंजेक्शन देके, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करना पड़ता है पेशेंट को, इंजेक्शन की मात्रा और दिन भी कम होते हैं, तो उसमें उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसको हम लो कॉस्ट IVF में लेते हैं और बहुत सारे पेशेंट का हम लोग करते भी और रिजल्ट भी अच्छा है उसका। चलिए मैम, एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल उनका ले लेते हैं। दतिया से दीपा हमारे साथ जुड़ी। दीपा, क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर से आप? हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर से, अपना सवाल बताइए। मैम, ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या क्या खाना चाहिए, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में देखो ऐसा है कि बहुत बार बहुत सारी उल्टियों की प्रॉब्लम, नौसिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के। तो आपके डॉक्टर जरूर उसमें कुछ मेडिसिन तो देते होंगे, फॉलिक एसिड देते हैं, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम जितना हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले, बाहर का खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, दोनों टाइम दाल खाएं, दोनों टाइम दूध पिएं, हरी सब्जियां जितना खा सकते हैं, अगर कोई एग खाता है तो एग खा सकता है, और नारियल पानी है ये पी सकते हैं, कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियां और प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उतना ही ज़रूरी होता है कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं। चलिए, तो कहीं ना कहीं डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई, रायपुर से रेशमा। रेशमा, जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप मैम से जानना चाहती है? की वजह से, मोटापे की वजह से भी परेशानी हो सकती है क्या? रेशमा, एक बार और अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं आप? हमें परेशानी हो सकती है क्या, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? किससे? नहीं सुनाई। आपके सवाल हमें क्लियर नहीं समझ आ रहे रेशमा, एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? थोड़ा फोन अपने क्या मोटापे की वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? किसकी वजह से? किसकी वजह से बोल रही रेशमा आप? मोटापा, यस, बहुत बहुत जरूरी, और सब लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मोटापा जो है वो अपने आप में एक खुद बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा रहेगा तो बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्मोन्स की सारी गड़बड़ी होती है, अंडे नहीं बनते हैं, अंडे बनते भी हैं तो फूटते नहीं हैं, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो तैयार नहीं होती है, बच्चेदानी की ब्लड फ्लो बहुत कम होने लगता है। तो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है, और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें 60-70% जो रहते हैं ओवरवेट रहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। उसके लिए कुछ हम डाइट, एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन भी बताते हैं जिसको फॉलो करके वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और बहुत बार तो देखते हैं कि वेट रिड्यूस करने के बाद ही पेशेंट नेचुरली कंसीव हो जाता है। इसलिए अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, तो उससे दवाइयों की मात्रा भी बहुत कम हो जाएगी उसकी। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वेट गेन होना हर तरीके की प्रॉब्लम की मतलब समस्याएं हैं, देखा जाए तो अगर कुछ भी बीमारी अगर देखें तो। डोंगरगढ़ से पल्लवी हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ गई। पल्लवी, क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर से आप? मैं जानना चाहती हूँ कि आर्क्वेट जो यूट्रस होता है उसमें ऑपरेशन करना जरूरी होता है क्या? यूट्रस? पल्लवी, एक बार और अपने सवाल आप रिपीट कर सकती हैं? आर्क्वेट यूट्रस जो होता है उसमें क्या पूछना? ऑपरेशन करना जरूरी होता है? नहीं, आर्क्वेट यूट्रस बेसिकली क्या रहता है, जो नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बस ये देखना पड़ेगा कि उसकी डिग्री कितनी है। बेसिकली आर्क्वेट यूट्रस होता है तो जो स्पेस रहता है बच्चेदानी के अंदर जो कैविटी का, वो कम हो जाता है। कई बार उसमें प्रेगनेंसी होने के बाद भी मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आर्क्वेट यूट्रस को ऑपरेट करना पड़े। बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिस्ट्रोस्कोपी करके, हाँ, थोड़ा सा लेज़र से कटिंग करके हम कैविटी को नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन बिना सर्जरी किए भी अगर और कोई समस्या नहीं है तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। हर आर्क्वेट यूट्रस को सर्जरी करना ज़रूरी नहीं होता, उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। चलिए मैम, हमारे सवालों पर एक बार फिर से आते हैं। और IVF टेक्निक के बारे में आपने जानकारी दी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी जानकारी दी, कई सारी जानकारी हमने आपसे ली है। लेकिन अगर बात करें आशीर्वाद हॉस्पिटल की, तो क्या आशीर्वाद हॉस्पिटल किस्त में भुगतान की सुविधा किसी प्रकार से प्रदान करता है? बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसा कि मैंने बताया, दो ही स्ट्रेस रहता है पेशेंट को, एक रिजल्ट का और एक फाइनेंस का। तो जो भी उसका पैकेज रहता है, पैकेज की सुविधा हम देते हैं IVF के लिए, IUI के लिए, ICSI के लिए, सब के लिए। तो हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि आप 3-4 किस्तों में भुगतान कर सकते हो। एक मिनिमम अमाउंट देके आप रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद जैसी आपकी सुविधा हो आप किस्त में पेमेंट करके आप बिल्कुल, इससे क्या है कि आपके ऊपर, पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है पेमेंट का। जैसे जैसे उनके पास पैसा जमा होता है वो किस्त में भुगतान करके और बड़े ट्रीटमेंट को भी ले सकते हैं।
बिल्कुल, तो किश्ते की सुविधा यहाँ पर पूरी तरीके से मिलेगी। और मैम, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी लाइफस्टाइल की, अनियमित दिनचर्या की अगर बात करें तो मोबाइल लैपटॉप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और जीरो स्पर्म काउंट का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली अभी हम देख रहे हैं, जैसा कि बात की ना, इनफर्टिलिटी का रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इतना मतलब संख्या जो है मेल और फीमेल दोनों में। तो हम देख रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा, बहुत देर से सोना, बहुत देर से उठना, पूरे टाइम मोबाइल में रहना, मोबाइल का जो रेडिएशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। इससे स्पर्म काउंट भी कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी भी कम होती है, फीमेल्स में भी AMH लेवल जो हार्मोन्स का होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो मोबाइल को जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैम, अगर गर्भ निरोधक का सेवन नहीं कर रहे हो तो इनफर्टिलिटी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कोई भी दंपत्ति को हम कहते हैं कि अगर 1 वर्ष हो गया शादी को और किसी भी प्रकार का कोई भी गर्भ निरोधक नहीं यूज़ कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो 6 मंथ्स के अंदर भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है शादी के बाद तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैम, अगर वर्तमान की बात करें यानी कि प्रेजेंट समय की बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF किस तरीके से काम करे और क्या इसके रेट हैं? देखिए, IVF जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस रहते हैं जिसमें कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड IVF में जाते हैं, कुछ इंडिकेशंस रहते हैं जिसमें कि हम पहले बेसिक ट्रीटमेंट IUI करके फिर नहीं होता है तब IVF में जाते हैं। और IVF या उसका जो ICSI का जो भी रेट रहता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसके हार्मोन्स के लेवल कैसे हैं, कहीं उसमें किसी डोनर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी या बहुत ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम एज में अगर कर रहे हैं पेशेंट तो कॉस्ट कम आता है। अगर एज ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसमें हमको डोनर का भी ऑप्शन देना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसके कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप समय रहते सही ट्रीटमेंट कर लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको IVF में जाना पड़े। IVF के पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिससे कि आप बहुत कम खर्च में, बहुत कम परेशानी में सफलता पा सकते हैं। मैम, टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो इसका चलन पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देखा जा रहा है। अक्सर ये भी होता है कि पेरेंट्स जो है वो इस तरीके से बेबी प्लान करने की कोशिश भी करते हैं, वो सोचते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज इसमें होता कैसे है। अब विस्तार समझना चाहते हैं आपसे कैसे इसमें इलाज होता है। देखिए, IVF का जो बेसिक प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल्स को हम पीरियड के 2nd और 3rd डे से इंजेक्शंस लगाना चालू करते हैं। नेचुरल साइकिल में 1 या 2 अंडे बनते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि अंडों की संख्या ज़्यादा मिले, 10, 12, 7, 8 जैसा भी हो। तो क्योंकि नंबर ऑफ एग्स एवरेज रहेंगे 10 to 15 तो उसमें नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें लगभग 10 से 12 दिन फीमेल को इंजेक्शन लगता है डेली बेसिस पे। और जब एग उसके मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम अल्ट्रासोनो गाइडेड एस्पिरेट करके एग को बाहर निकालते हैं लैब में, और ये सारी प्रक्रिया जो है निकालने की वो अंडर एनेस्थीसिया होती है। IVF में एक चीज़ बता दूं, कहीं पर भी कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को डर रहता है कि IVF पेनफुल तो नहीं होता है। और एग लेते हैं, हस्बैंड का सेमेन सैंपल उसी दिन उसी समय कलेक्ट करवा के हम दोनों को फर्टिलाइज करके उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, जब बच्चेदानी तैयार रहती है तो उसको एम्ब्रियो को हम बच्चेदानी में डालते हैं। इसमें डालने की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है, कहीं पे कोई भर्ती की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 1 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकते हैं। चलिए मैम, हमारे साथ साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें भी उनके तमाम जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल हमारे हेल्थ गुरु में इतना ही, लेकिन अपने हेल्थ का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आगे आप भी अच्छे रहेंगे, आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।